सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव जी हैं। पिछला चुनाव भी हमने उनके चेहरे पे लड़ी थी और इस बार भी आने वाली विधानसभा के चुनाव जो 2025 में होने वाली है, तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री होंगे। और यहाँ मैं भी यही बात कह रही हूँ। इनफैक्ट आप यहाँ पर सबसे पूछ लीजिए, सब यही बात कहेंगे। राहुल जी क्यों नहीं कह रहे हैं ये बात? नहीं तो राहुल जी को कहने की आवश्यकता क्या है? राहुल जी थोड़ी ये कह रहे हैं कि सीएम नहीं होंगे तेजस्वी यादव जी। तो तेजस्वी जी को ये कहने की क्यों आवश्यकता है कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे? जब मान के चले रहे हैं, जब सारी चीजें तय ही है, तो तेजस्वी जी तो कह पाते हैं, राहुल जी नहीं कह पाते हैं। नहीं तो रुबिका जी एक बात बताइए ना, आप ही मुझे बता दीजिए, क्या कहीं राहुल गांधी जी ने कहा है कि सीएम जो है वो तेजस्वी यादव नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं कहा है। और कोई भी हमारे यहाँ बैठे कोई ये बात नहीं कह सकता है। तो ये अंडरस्टूड है कि सीएम जो है तेजस्वी यादव जी ही होंगे। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन सारिका जी, आप पॉलिटिशियन हैं, आप नेत्री हैं, आप अच्छे से जानती हैं। पॉलिटिशियन नहीं है रुबिका जी, लेकिन आप तमाम पॉलिटिशियंस को कवर करती हैं। एब्सोल्युटली सारिका जी, मैं वही तो कह रही हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बिटवीन द लाइंस, समथिंग कॉल्ड एज बिटवीन द लाइंस। तो एक राजनेता बहुत अच्छे से समझ जाता है कि कहां पर मेरी हामी है, कहां पर मेरा संशय है, किस बात को मैं टाल सकता हूं। एक नहीं, दो नहीं, कईयों मर्तबा पूछा जाता है। और राहुल गांधी, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैंने तो आप लोगों का स्ट्राइक रेट देखा है। आरजेडी का स्ट्राइक रेट 144 पर चुनाव लड़ती है, 75 पर जीतती है, 52 स्ट्राइक रेट रहता है। कांग्रेस 70 पर लड़ती है, 19 जीतती है, सबसे निचला स्ट्राइक रेट 27 रहता है। सीपीआई से भी कम स्ट्राइक रेट, सीपीआई-एम से भी कम स्ट्राइक रेट। और यहाँ बाकी सारों को तो मैं तुलना चलिए खैर कर ही नहीं रही, फिर भी उनमें कॉन्फिडेंस ऐसा कि वो ये नहीं कह पाते हैं हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। तुहिन जी, आप पहले सारिका जी की बातों का जवाब दीजिए और उसके बाद मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाती हूँ। नमस्ते रुबिका जी, सबको नमस्ते। इससे पहले कि मैं जवाब दूँ, देखिए आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है। पूर्णिया जो कि सीमांचल में आता है, बहुत ही पिछड़ा इलाका है। वो एक ऐसा इलाका है जिसको ये लोग जो हैं इलीगल माइग्रेंट्स का गढ़ बनाना चाहते थे, उसको हमने वहाँ पर भी अपनी विकास के मॉडल को स्थापित किया। एयरपोर्ट से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आ रहा है, 4 नए ट्रेन आ रहे हैं। और जब जब ये लोग ये मंजर देखते हैं, जब ये लोग ये मंजर देखते हैं, इनको भी पता चल जाता है कि बिहार लालटेन के युग में कभी वापस नहीं जाएगा और इसलिए उनकी बौखलाहट बढ़ती जाती है। अब मैं आता हूं सारिका जी की बात पर। देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है बिहार का अपमान कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा तेजस्वी यादव और आरजेडी का भी अपमान कर रही है। सबने देखा है, जब राहुल गांधी से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, उन्होंने बात ही बदल दी। पूरे 2 महीने में ये जो एसआईआर का मामला जो राहुल गांधी ने उठाया है, सबको पता है कि केवल और केवल अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया है। पिछले 4 इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जो किसी इलेक्शन में 10% क्रॉस नहीं कर पाई है। 2015 में इनको 0 सीटें मिली थी। 2020 में इनकी 51 सीटों पर। आप लोगों का चेहरा तो नीतीश बाबू ही रहेंगे ना? जमानत जब्त हो गई थी। तुहिन बाबू, ऐसा तो नहीं है कि नाम ले रहे हैं आप नीतीश बाबू का और अंडर द टेबल काम कहीं किसी और नाम पर हो रहा है? आपको कोई संदेह है रुबिका जी? इसीलिए तो सवाल पूछ रही हूं। बड़े स्पष्टवादी लोग हैं, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। अरे मैं तो कह रही हूँ संदेह है, इसीलिए तो सवाल पूछ रही हूँ। ही नेतृत्व में नीतीश बाबू नहीं, आप पिछली बार देखिए ना, 2020 में क्या हुआ। जेडीयू को लगभग 45 सीटें मिली थी, हमें 75 सीटें मिली थी। नीतीश बाबू ने तो कभी उस समय इंटरेस्ट भी नहीं जताया कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तब भी हमने कोएलिशन धर्म को निभाया। तो ये शक की गुंजाइश ही नहीं उत्पन्न होती है। हम कोएलिशन धर्म निभाते हैं और ऐसा धर्म आपने निभाया कि वो आपका साथ हाथ छोड़कर चले गए। तो इन बाबू मत भूलिए, ऐसा भी धर्म मत निभाया कीजिए कि जितवा ले आप इधर और मलाई दे दे उधर। रुबिका जी वापस आए इसलिए क्योंकि उन्हें भी पता है कि बिहार को कोई आगे ले जा सकता है तो मोदी जी ले जा सकते हैं, और बिहार को कोई लूटता है तो केवल आरजेडी लूटता है। 2 बार गए, भागकर आए वापस, नहीं निभा पाए, और अब बार बार कहते हैं कि अब दोबारा नहीं करेंगे ऐसी गलती। और तो आप समझ सकते हैं कि हमारा क्या वैल्यू, हमारी बातों का कितना आप भी कितने मासूम है ना। जितनी बार वो दो बार पलट गए, वापस आए, और आपने जो बाहें खोली हैं अपनी, यहाँ दिल्ली से लेकर बिहार तक जो बाहें खोली है कि आ गले लग जा, मतलब आप भी पीछे नहीं हटे अपने मोहब्बत का इजहार करने में। लेकिन हर्षवर्धन जी इस मामले में एक सेकंड, तुहिन बाबू देखिए, फिर जब ये राजनीति वाला हम्माम आता है ना, तो इसमें आप जानते हैं फिर
सब के सब जो है एक सरी के नजर आते हैं। देन देयर इज नो आइडियोलॉजी, देन देयर इज नो इफ एंड बट, वो सब के सब एक ही तरह के, एक ही रंग में रंगे नजर आते हैं। हर्षवर्धन जी, इसीलिए अब बड़ा सवाल ये है कि आप कोई मुद्दा ले आइए, असलियत तब पता पड़ती है जब आप सीट बंटवारे वाले चैप्टर पर आते हैं और वहीं पर खेला शुरू हो जाता है। अब आप देखिए ना, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है सर, और वहां आरजेडी का एक बड़ा लीडर दिखाई नहीं देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? 13 अगस्त की बात कर रहे हैं। देखिए, सीट बंटवारा हमेशा सबसे टफ और सबसे, जिसको कहे ना कि वही चुनाव बदलता है। 13 सितंबर, हाँ सॉरी, 13 वही चुनाव बदलता है, क्योंकि चुनाव आप मुद्दों पर लड़ते हैं, पार्टियां, और आइडियोलॉजी से ज़्यादा अभी अगर साफ साफ कहें तो बड़ा क्लियर कट है कि एक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जिसमें जंगल राज से बाहर ले आने की बात वो करते हैं, वो दावा करते हैं कि हमने सुशासन कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में उस पर बहुत सवाल भी उठे हैं। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार के उस सुशासन के दावे पर सब कुछ अच्छा है, लेकिन लोग फिर तुलना करते हैं, और फिर वो लालू जी के राज वाला, जिसको नेताओं ने या किसी व्यक्ति ने नहीं, पटना उच्च न्यायालय ने जंगल राज कहा था, वो लोगों को याद आता है। आज पूर्णिया की रैली में भी प्रधानमंत्री का फोकस उसी बात पर। और देखिए रुबिका जी, एक तो अच्छी बात है, हम लंदन का दृश्य अभी देख रहे हैं, फ्रांस का दृश्य अभी देख रहे हैं, हमारे यहां भी बहुत कुछ देख रहे हैं। हम भारत के लोग घुसपैठियों से बहुत त्रस्त हैं, हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। सीमांचल में वो ये हो या फिर देश के दूसरे हिस्से में हो। 70 के दशक में इंदिरा जी ने कहा था कि हमें सूझ नहीं रहा, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री ने उसको हेड ऑन ले लिया है, प्राथमिकता में उनकी आ गया है, और वहां से जब जाकर वो कहते हैं तो इसका मतलब है सवाल लेकिन उठेगा। जो सारिका पासवान पूछ रही कि 20 साल से तो घुमा फिरा के 4 साल छोड़ दें, तो आप लोगों की सरकार है, निश्चित तौर पर सरकार है, और इसीलिए जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब आप उसको रोकने का कौन सा फार्मूला लाते हैं। और 14 के पहले तो यूपीए की सरकार थी ना, ठीक है, 2005 से 14 भले ही बिहार में सरकार थी, लेकिन केंद्र सरकार किसकी थी? और फिर वही बात है, क्या ये मुद्दा लोगों के बीच में हिट करेगा? और सीट बंटवारा अंत में जो खांचे तय हैं वहीं रहेंगे, मांझी जी हों, चिराग जी हों, या फिर उधर मुकेश सहनी या दूसरे लोग हों, कहीं और जाने वाले हैं। मांगने को तो कांग्रेस भी मिशन 90 कह रही है। लेकिन चूंकि आप मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं कन्हैया बेलारी जी, ये जो वोटर अधिकार यात्रा 1300 किलोमीटर की यात्रा निकली थी, जो आम अहम मुद्दे हैं, क्या वो कौन हो गए, या आरजेडी जिसको मुद्दा बनाना चाह रही है? तो एक लाइन में जोड़ दूं, हाँ। ये लगता है जो राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा थी, और उसके बाद तेजस्वी जी का नाम नहीं लिया मुख्यमंत्री के तौर पर, इसीलिए तेजस्वी जी अलग से यात्रा निकाल रहे हैं क्या? अब बेलारी से जोड़ दीजिए। हाँ भाई कन्हैया जी, मेरे सीनियर है, इन्होंने जोड़ दिया है, अब आप मेरे सीनियर बन के इसका उत्तर भी दे दीजिए। नहीं, देखिए, घुसपैठिया प्राइम मिनिस्टर को सुन करके कोई सरप्राइज नहीं मुझे हुआ, इसलिए कि मैं जानता हूं कि घुसपैठिया इतना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं पूर्णिया में रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टाफ रिपोर्टर 89 में, तब से उस समय भी बीजेपी को लोग घुसपैठिया का। घुसपैठिया समाप्त करना है या रोकना है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये असल में प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं। चुनाव है, पोलराइजेशन हो, और जब पोलराइजेशन होगा तो स्वाभाविक रूप से फायदा किसको होगा, मुझे जो लगता है कि यही है, इसीलिए। दूसरी बात, सारिका पासवान ने कोई गलत सवाल नहीं उठाया कि भाई 20 साल से आपकी सरकार है, 11 साल से केंद्र में हैं आप, यहाँ 20 साल से हैं, और अभी भी घुसपैठिया आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, ये खतरा बने हुए हैं, तो कौन जिम्मेवार है? ज्यादा जिम्मेवार 20 साल में भी मैंने रोक नहीं पाया, 11 साल में भी रुक नहीं पाया, तो क्या मतलब है? तो मेरी जो समझ, कन्हैया जी, अभी आप कह रहे थे 89 में आप पूर्णिया में थे, तब भी घुसपैठियों का मुद्दा था। 89 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो घुसपैठिया तब से इशू है। मैं जब था तो फिर तुरंत बीपीसी की सरकार आ गई थी, हाँ। क्योंकि वहां मैं बीपीसी का एक इंटरव्यू भी दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, हाँ। लेकिन तब है कि कांग्रेस की सरकार थी, फिर बीपीसी, और अभी तक घुसपैठिया, मेरा कहना कि वो, हाँ, मतलब तब भी घुसपैठिया था ना, तब आप कह रहे हैं तब भी घुसपैठिया, बड़ा घुसपैठिया हुआ करता था। हाँ, बहुत होता था। बीजेपी के जितना कार्यक्रम होते थे उसमें घुसपैठिया सब सीमांचल में एक इशू हुआ करता था। तो सर 89 से आप अंदाजा लगा लीजिए, 2025 में हम लोग बैठे हैं, अब तो पूरे के पूरे गांव बस गए होंगे, और अब उस अब वो गांव खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और अगर कर सकते हैं तो फिर इसमें किसी तरह की देरी क्यों होनी चाहिए? मतलब मैं ये कह रही हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, आ गए हैं तो अब कर लेना चाहिए। अब बचाव क्यों होना चाहिए इस बात का? घुसपैठिए नहीं होने चाहिए ना।
एकदम बचाव नहीं होना चाहिए। सवाल है कि अब बात तो ये हो रही है कि घुसपैठिए आ रहे हैं, तो अब आ कैसे रहे हैं? हाँ। अभी तो सीमा पर चौकसी है। कौन चौकसी कर रहा है? एनडीए की सरकार कर रही है। बिहार में एनडीए की सरकार है, तो आखिर कैसे घुस जा रहे हैं? घुसना तो नहीं ना चाहिए। जो आ गए उनको भगाने की बात। ओके तोहिन जी प्लीज इस पर 30 सेकंड में आप रिस्पॉन्ड कीजिए और उसके बाद मेरे दो और मेहमान। देखिए असम ने एक मॉडल दिया है, हमारी सरकार जो असम में उसने एक मॉडल दिया है, कई कदम उठाए और वही हम अब हर राज्य में लागू करने वाले हैं। कुछ राज्यों में जहां हमारी सरकार नहीं है, जैसे झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, जैसे बंगाल में नहीं है, वहां नहीं हो पा रहा है, लेकिन बिहार में भी एकदम उसी तरह से, जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूं। इमिग्रेंट एक्ट वहां पर जो 1950 का है उसको दोबारा इन्वोक किया गया है। सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अधिकार है कि वो बगैर किसी कोर्ट में जाए, बगैर जिसको वो मानते हैं प्रमाण के आधार पर कि घुसपैठी उसको बाहर निकाल सकते हैं। सर्विलेंस बढ़े हैं, एविक्शन ड्राइव्स बढ़े हैं, आधार कार्ड को सीधे सीधे एनआरसी से लिंक किया गया है। तो आगे हर राज्य जहां हमारी सरकार बनती है वहां ये सारे सख्त कदम उठाए जाएंगे। हाँ, थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन अब इसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कोई रियायत नहीं दी जाएगी। लेकिन धीरेन्द्र जी, लगता है आपको घुसपैठिया अब ये मुद्दा बनेगा? देखिए, घुसपैठिया मुद्दा तो है ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और ये शुरू से चला आ रहा है। और इसलिए चला आ रहा है कि एक तरफ ये लोग कहते हैं कि देश में बेरोजगारी है रूबिका जी, लेकिन पड़ोसी मुल्कों में इतनी गरीबी है कि उसी के चलते यहाँ रोजगार पाने के लिए लोग घुस जा रहे हैं। यहाँ के सीमा सुरक्षा बल और यहाँ के सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले लोग को ये नहीं पता होता कि ये विश्व की समस्या है। अमेरिका के गृह मंत्री तो हमारे अमित भाई साहब जी नहीं है ना, लेकिन वहां भी घुसपैठ है ना। वहां से जब रिपोर्ट किया जाता है तो यहाँ की विपक्ष हल्ला करती है। ये ग्लोबल समस्या है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर लाल किले के प्राचीर से कहा है कि अब हम इसको दूर करेंगे, दूर करने का मतलब हो गया कि ठीक है, अगर पड़ोसी मुल्क में अस्थिरता है बांग्लादेश में, तो तब तक हम डिटेंशन सेंटर में उनको रख रहे हैं, कोई गला तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे देश के लोगों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही है उसका गलत इस्तेमाल विदेशियों को करने दें, ये भी हम नहीं होने देंगे ना। जिस पर ये सवाल उठाते हैं कि इन लोगों को और दे सकते हैं। आज राशन की बात होती है, जब हम बिहार के लोगों को या कहीं अन्य राज्य के लोगों को 5 किलो गरीबों को मुफ्त राशन देते हैं, हम उनको 8 किलो देना चाहते हैं। लेकिन ये घुसपैठिए भी किसी न किसी कारणवश ले जाते हैं, आयुष्मान कार्ड का लाभ ले लेते हैं। तो हम लोगों के जीवन को और बेहतर बना सके, इसलिए बाहरी लोगों को तो मुझे करना होगा। और ये एक नेशनल मुद्दा नहीं, वो सवाल ये कर रहे हैं कि ये जो मुद्दा है फौरन तुष्टीकरण से जोड़ दिया जाता है, ध्रुवीकरण से जोड़ दिया जाता है, पोलराइजेशन, और फिर